बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स। बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में आप लोगों के कोर्स का जो मेन सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 पे होगा। तो मैं जब स्टार्ट करने वाली थी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कोर्स, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट मिली कि उनका के लिए एक बुक बनी है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, ये हैंड बुक। तो इस पे मैं लेक्चर बनाऊँ और उनके जो कोर्स ग्रेड के टॉपिक्स है तो कवर करूँ। तो ये बुक मैंने देखा, मैंने इसको स्टडी किया इस बुक को, तो बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली आप लोगों के जो कोर्स ग्रेड के टॉपिक्स है वो इस बुक में कवर किए गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी बुक पे मैं आप लोगों का कोर्स जो है वो कंटिन्यू करूँगी। सर सरदार अली का ये बुक जो कि आप लोगों के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कोर्स ग्रेड के टॉपिक के हिसाब से बनी हुई है। तो ये अगर आप लोग अपने लिए लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो पब्लिशर्स के यहाँ पे नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये बुक डिलीवर हो और इस बुक को आप लोग यूज़ करते हुए अपनी जो नॉलेज है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक्स से रिलेटेड तो वो कम्प्रिहेंसिवली कवर कर सके। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के यूनिट 1 से। यूनिट 1 आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। कि इस यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है हेल्थ की, केयर की और नर्सिंग की। ऑब्जेक्टिव्स देख ले इस यूनिट के कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि नर्सिंग को डिफ़ाइन कर सकेंगे। नर्सिंग के डिफरेंट डिफिनीशंस हैं उनको आप लोग आपस में कंपेयर कर सकेंगे। बहुत सारे फंडामेंटल टर्म्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है नर्सिंग में, उनका आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा हेल्थ केयर की जो कंसेप्ट है और हेल्थ केयर साइट्स की जो कंसेप्ट है एंशियंट कल्चर्स में, तो उनकी एक समरी आप लोगों को इसमें मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके फ़िलोसफिकल वर्क है, बहुत सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नर्सिंग के फाउंडर्स हैं तो उनका आप लोगों को पता होगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इस्लाम में नर्सिंग के और केयर के उनका पता होगा। इसके अलावा जितने भी नर्सिंग के फाउंडेशंस हैं तो उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जो है वो आप लोगों को मालूम होंगे। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर और नर्सिंग जो मुग़ल एरा थी उसका आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम कैसा था, नर्सिंग के बारे में वो लोग क्या सोचा करते थे, हेल्थ केयर का कंसेप्ट उनका कैसे कैसे था। नर्सिंग को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जान सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम नर्सिंग में पाकिस्तान के अंदर वो कैसी गुजरी हैं तो उनका आप लोगों को पता होगा। और नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान में उसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों के लिए इस यूनिट के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो इस यूनिट के एंड के बाद इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोग जान सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नर्सिंग के डिफिनीशन से स्टार्ट लिया है। नर्स की डिफिनीशन क्या है तो लिखा है द वर्ड नर्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स विच मीन्स टू नरिश। यानी नर्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड जो है वो क्या है तो न्यूट्रिक्स है। अब ये आप लोगों को याद होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि नर्स जो है लफ्ज़ नर्स लातीन ज़बान का लफ्ज़ है, न्यूट्रिक्स और से निकला है और उसका मतलब है टू नरिश यानी केयर प्रोवाइड करना, नरिश करना। नर्सिंग के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखी गई हैं कि नर्सिंग इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। अब इसको ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट क्यों कहा जा रहा है और यंगेस्ट ऑफ प्रोफेशन क्यों कहा जा रहा है तो ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट इसलिए कि नर्सिंग जो है ये हाँ बेशक ऐसा है कि नर्सिंग की कंसेप्ट जो है वो कदीम ज़माने में इस तरह नहीं थी जिस तरह अभी है कि नर्सिंग जो है वो एक प्रोफेशन है और इसमें मॉडर्नली जिस तरह चेंजेस आते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो नर्सिंग का आर्ट था तो ये ज़माने कदीम से चलता आ रहा था। लोग जो है वो स्पेशली वुमेन जो है वो केयर प्रोवाइड किया करते थे, जो लोग बीमार होते थे तो उनको वो लोग केयर प्रोवाइड करते थे। तो ये जो केयर प्रोवाइड करना है ये नर्सिंग का आर्ट है और ये ज़माने
ज़माने कदीम से चलता आ रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट। और फिर इसको यंगेस्ट ऑफ प्रोफेशन इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक प्रोफेशन बाद में तस्वुर की गई, बाद में जाके 19वीं सेंचुरी के अंदर जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो काम सामने आए, तो उसके बाद नर्सिंग जो है वो एक प्रोफेशन की तरह आगे चलती आई और इसमें बहुत सारे फिर मॉडर्न चेंजेस जो है वो होते हुए आए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन। फिर लिखा है इसकी कम्प्रिहेंसिव एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि नर्सिंग इज़ ए प्रोफेशन इन विच ए नर्स डायरेक्ट देयर एनर्जी टूवर्ड प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब इसका क्या मतलब है? नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें नर्स जो है अपनी जितनी भी उसकी एनर्जी है तो उसको वो डायरेक्ट करता है। एनर्जी डायरेक्ट करना मीन्स कि वो काम करता है इसलिए ताकि वो हेल्थ को प्रमोट कर सके, हेल्थ को मेंटेन रख सके, और अगर हेल्थ में कोई ख़राबी आई है तो इसको रिस्टोर कर सके। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारियाँ जो है उनको प्रिवेंट कर सके, एलिविएशन ऑफ सफरिंग, अगर कोई बीमारी है तो उसको ख़त्म कर सके, एंड द इंश्योरेंस ऑफ पीसफुल डेथ। अगर पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट और एक इंसान जो है वो डेथ की तरफ जा रहा है तो इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी जो डेथ है वो पीसफुल हो। देखिए लिखा भी है कि व्हेन लाइफ नो लॉन्गर बी सस्टेन्ड, अगर लाइफ सस्टेन नहीं हो रही है तो जो डेथ हो रही है वो पीसफुल डेथ हो, उसके लिए भी नर्स जो है वो कोशिश करती हैं। नर्सिंग के गोल्स क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ मींस के प्रिवेंशन ऑफ इलनेसेस, के हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, बीमारियां वगैरह जो है वो दूर रहें। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, के एक बंदा हेल्थी है लेकिन मज़ीद उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं कि वो वेलनेस की तरफ चला जाए। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, अगर एक बंदा जो है उसकी हेल्थ ठीक है तो वो कैसे उसको मेंटेन रखें, ये भी गोल है नर्सिंग का। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, अगर हेल्थ में कोई ख़राबी आई है, कोई जो है वो बीमार हुआ है तो कैसे उसको रिस्टोर किया जाए। फैसिलिटेट कॉपिंग एक ऐसी मैकेनिज़्म होती हैं जिसके थ्रू हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे ऊपर आ गई, कोई भी बीमारी कुछ भी, तो हम उसके साथ मुकाबला करके एडजस्ट ख़ुद को कर रहे होते हैं, तो इसको हम कॉपिंग कहते हैं कि जब हम मुकाबला करते हैं किसी बीमारी के साथ, किसी स्ट्रेस के साथ। तो नर्सिंग का ये भी गोल है कि अगर एक इंसान, उस पर बीमारी आई है, उस पर कोई स्ट्रेस आई है और वो उसके साथ कोपिंग कर रहा है तो नर्सिस जो है उसको फैसिलिटेट करें। केयर ऑफ़ द डाइंग, अगर जो है डेथ हो रही है तो उसके लिए केयर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो नर्सिंग के गोल में आती हैं। नर्सिंग एंड रिलेवेंट डिफिनीशंस, आप नर्सिंग और नर्सिंग से रिलेवेंट कुछ डिफिनीशंस यहाँ पे दी गई हैं जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर ये आप लोगों की बिल्कुल बिगिनिंग है, तो इस बिगिनिंग में जितने भी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे डिफिनीशंस है, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इनकी इंग्लिश डिफिनीशन, इनकी उर्दू में इसकी डिफिनीशन, और इसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे जाके आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि कोई वर्ड जो है वो आपको मिल जाती हैं तो आप लोग उस टाइम ये ना कहे कि ये क्या है। तो यहाँ से अगर ये चीज़ें क्लियर होती जाएँ तो आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो बुक बनी है बहुत ही ज़्यादा कम्प्रिहेंसिवली और एक बहुत ही ज़्यादा तरीके से बनाई गई है ताकि आप लोगों का जो मेंटल लेवल है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल जो है आसानी से आप लोग उसको सीखते जाएं। तो लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेल्थ की डिफिनीशन कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसी कंडीशन को हम कह सकते हैं कि जिसमें बंदा कंप्लीटली फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में हो। अगर कोई बंदा सिर्फ बीमार नहीं है या उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है तो उसको हम हेल्थी नहीं बोल सकते। किसी इंसान को हेल्थी बोलने के लिए हम उसके फ़िज़िकल आस्पेक्ट, मेंटल आस्पेक्ट और सोशल आस्पेक्ट इनको देखेंगे। अगर तीनों में वो वेल बीइंग है, वेल बीइंग का मतलब ये है कि तीनों में वो साउंड है, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ये हेल्थी है। इसके बाद है वेलनेस। वेल बीइंग ये एक ही चीज़ होती है। इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है, इट इज़ ए डायनेमिक स्टेट ऑफ हेल्थ इन विच एन इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस टूवर्ड ए हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग टू हैव ए बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
वेलनेस वो कंडीशन होती है कि जिसमें एक इंसान अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बैलेंस वो कर लेता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उनको देखते हुए इंटरनली भी वो ख़ुद को उनके साथ एडजस्ट कर लेता है। और दूसरी बात ये कि कंटिन्यूसली वो हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग की तरफ जो है वो प्रोग्रेस करता रहता है, तो इसको हम कहते हैं वेलनेस। डिजीज़ क्या है? Any harmful deviation or alteration from the normal structural or functional state of all are part of human body, कि ह्यूमन बॉडी के यानी तमाम बॉडी या फिर उसके कुछ पार्ट्स जो हैं अगर वो डिविएट कर जाए, अगर उसमें चेंजेस आ जाए, अल्टरेशंस मीन्स चेंजेस आ जाए उसकी स्ट्रक्चरल जो फंक्शनिंग है उसमें या फंक्शनल जो उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ जाए, नॉर्मल से वो डिविएट कर जाए एबनॉर्मल की तरफ, तो उसको हम कहते हैं डिजीज़। या फिर ये डिफिनीशन भी यहाँ पे दी गई है कि हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं डिजीज़ को कि ए कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल वाइटल फंक्शनिंग इन्वॉल्विंग एनी स्ट्रक्चर पार्ट और सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऐसी कंडीशन के जिसमें जो वाइटल फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म के किसी सिस्टम में, किसी पार्ट में या उसके स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में। ए डिज़ीज़ कुड बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड हैव ए नोन काज। डिज़ीज़ का क्या होता है? डिज़ीज़ स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, स्ट्रक्चर में भी जो है वो कोई डिविएशन आ जाती हैं तो उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। फंक्शनल भी हो सकती हैं, यानी स्ट्रक्चर तो ठीक है एक ऑर्गन का लेकिन उसके फंक्शन में चेंजेस आई हुई हैं। और डिज़ीज़ का एक नॉन काज भी होता है। अब डिज़ीज़ के यहाँ पे कुछ टाइप्स आप लोगों को बताए गए हैं। कुछ डिज़ीज़ होते हैं जिनको हम आइट्रोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। अब आइट्रोजेनिक डिजीज़ कौन से डिजीज़ होते हैं? तो वो डिजीज़ जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से अगर काज हों, यानी ऐसे बीमारियां जिनकी वजह ह्यूमन इंटरवेंशन बनती हो, तो उनको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज़। अब ह्यूमन इंटरवेंशन क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकेशन करते वक्त हमने किसी पेशेंट को उसका डोज़ जो है वो ज़्यादा दिया, सही डोज़ हमने नहीं दिया, डोज़ उसको देना था अब 5 mg, हमने 5 mg के बजाय उसको दे दिया 50 mg। तो हमने क्या किया, एक हमसे एक जो है वो मिस्टेक हुई और उसकी वजह से उस ड्रग के एडवर्स रिएक्शन आए, तो इसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक डिजीज़ के ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से डिज़ीज़ जो है वो काज हुई। या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं कि हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट्स और उनको वहाँ हॉस्पिटल के अंदर बीमारियां जो है वो लग जाती हैं जिनको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, तो वो भी आइट्रोजेनिक डिजीज़ में आती हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। ज़ाहिरी सी बात है कि वहाँ पे जर्म्स वगैरह फैले हुए हैं और एक पेशेंट को छूने के बाद दूसरे पेशेंट को अगर एक नर्स, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो टच कर लेते हैं या इस तरह जो जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल के जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं तो उनको वो लोग सही से फॉलो नहीं करते, तो फिर ये इन्फेक्शन वगैरह फैल जाती हैं, तो ये आइट्रोजेनिक डिजीज़ में आती हैं। सेकेंड टाइप है आइडियोपैथिक डिजीज़। आइडियोपैथिक डिजीज़ तमाम वो डिजीज़ जिनका काज अगर मालूम ना हो, अननोन काज के जो डिज़ीज़ होते हैं, तो इनको कहते हैं आइडियोपैथिक डिजीज़। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फिब्रोमाइल्जिया है। फिब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें क्रोनिक पेन होती हैं पूरे जिस्म में। अब ये क्रोनिक पेन जो है इसकी काज मालूम नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक डिजीज़। इसके अलावा इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पारपुरा है। इसके अलावा आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हैं। तो ये जितने भी ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनके काज मालूम नहीं होते, तो उनको हम आइडियोपैथिक डिजीज़ कहते हैं। कंजेनिटल डिजीज़ तमाम वो डिजीज़ जो कि बाय बर्थ अगर हो तो इनको हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़। डिसऑर्डर अब क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट डिस्टर्ब बॉडी फंक्शन बट डज नॉट हैव ए नोन काज। अब डिसऑर्डर डिजीज़ तो ये था कि उसके नॉन काज थी, लेकिन उसमें एक आइडियोपैथिक डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनके काज मालूम नहीं होते। अब डिसऑर्डर ऐसा नहीं है, डिसऑर्डर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के बहुत सारे सिम्टम्स एक पेशेंट जो है वो शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हुई होती हैं, लेकिन उसका कोई काज हमें पता नहीं होता कि ये सिम्टम्स जो है वो किस वजह से हैं। यानी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एक का हम वजह ढूंढ भी लेते हैं तो दूसरे का नहीं ढूंढ पाते, तो इस किस्म की जो कंडीशन होती हैं इसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। इलनेस क्या होती हैं?
इलनेस इज़ अ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस टू ए डिज़ीज़। अच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू ए डिज़ीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस टू ए डिज़ीज़। अगर बंदा जो है वो डिज़ीज़ का एक्सपीरियंस कि डिज़ीज़ उसको हो जाती हैं, तो वो जो सब्जेक्टिवली वो फील करता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसको कहते हैं इलनेस। अब सिकनेस क्या है? सिकनेस इज़ ए स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, यानी सोशली एक इंसान के जो रोल होते हैं, अगर वो रोल वो नहीं परफॉर्म कर सके तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिकनेस। अब देखिए लिखा है ए रोल दैट इंडिविजुअल एज्यूम ड्यूरिंग इलनेस, यानी इलनेस के दौरान अगर एक इंसान सब्जेक्टिवली इलनेस फील कर रहा है, सब्जेक्टिवली वो ख़ुद को ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर वो सोशली डिसफंक्शन होता है, सोशली उसके जो रोल्स होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो इसको हम सिकनेस कहते हैं। इटियोलॉजी किसी भी डिज़ीज़ की जो साइंटिफिक उसके काज की जो स्टडी होती है, साइंटिफिकली किसी बीमारी की वजह को हम ढूंढते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो इसको हम इटियोलॉजी कहते हैं। केयर, आप केयर की डिफिनीशन यहाँ पे कंप्रिहेंसिव डिफिनीशन लिखी है कि द कंसेप्ट ऑफ केयरिंग इंक्लूड कंप्रिहेंसिव अटेंशन टू द पेशेंट इन अकॉर्डेंस विथ हिज हर नीड्स, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। यानी कंसेप्ट केयर का क्या है कि अगर हम पेशेंट को कंप्रिहेंसिव अटेंशन दें, कंप्रिहेंसिव अटेंशन यानी उसके हर आस्पेक्ट को हम देखें, उसके मेंटल आस्पेक्ट को भी हम देखें, जो मेंटल नीड्स है, उसकी जो फिज़िकल नीड्स है, उसकी जो इमोशनल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, सोशल नीड्स है, इन सबको देखते हुए अगर हम उसके साथ, पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं केयरिंग अकॉर्डिंग टू द हेल्थ कंडीशन एंड इज़ accompanied बाय रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ए सेंस ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्ट्रुइज्म। यानी उस पेशेंट की बीमारी के मुताबिक उसको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ डीलिंग करते हैं। और केयर का जो कंसेप्ट है तो उसमें रिस्पेक्ट भी करना होता है, काइंडनेस भी शो करनी होती है, सेंस ऑफ कमिटमेंट भी होनी चाहिए। सेंस ऑफ कमिटमेंट मीन्स कि ये मेरा काम है और मैंने इस काम को करना है सही तरीके से। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और सेंस ऑफ अल्ट्रुइज्म भी होनी चाहिए। अब अल्ट्रुइज्म क्या है? अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि अगर हम दूसरों के वेल बीइंग के लिए कोशिश करें और उसमें हमारा हम कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में ना सोचें, यानी हम जो है बिना किसी लालच के अगर एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको कहते हैं अल्ट्रुइज्म। आप इसको कह सकते हैं कि अनसेल्फिश होना। अल्ट्रुइज्म को आप इस तरह अपने जहन में ले सकते हैं कि जब हम अनसेल्फिशली किसी को केयर प्रोवाइड करते हैं, अनसेल्फिशली किसी के साथ डील करते हैं, तो इसको अल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो केयर प्रोवाइड करते वक्त अल्ट्रुइज्म का सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो केयर है तो इसके बारे में लिखा है कि C फॉर कोऑपरेटिव, A फॉर असिस्टेंस एंड R फॉर रिलीव एंड E फॉर एवरीवेयर। यानी केयर मीन्स कोऑपरेटिव, फॉर असिस्टेंस एंड रिलीव एवरीवेयर। केयर का क्या मतलब है कि हम कोऑपरेटिव हो असिस्टेंस के लिए, यानी हम पेशेंट को जितना हो सके उसकी मदद के लिए हम तैयार हो, और जहाँ पे भी हो हम रिलीफ देने की कोशिश करें, तो इसको कहते हैं केयर। और नर्सेस की ये सबसे जो है वो मेन काम होती है कि केयर प्रोवाइड करना। केयर इज़ द फीलिंग और शोविंग कंसर्न फॉर आवर काइंडनेस टू अदर्स। यानी केयर क्या है कि हम फील कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं काइंडनेस दूसरों के लिए, तो इसको हम केयर कहते हैं। एक होता है क्योर। क्योर क्या है? टू रिस्टोर हेल्थ, साउंडनेस और नॉर्मेलिटी। कि एक बीमारी आई है तो उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ को दोबारा हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो साउंडनेस है यानी नॉर्मेलिटी है, नॉर्मल कंडीशन है, उसको हम दोबारा रिस्टोर करने की जब कोशिश कर रहे होते हैं तो इसको हम क्योर कहते हैं। यानी गेट्स रिड ऑफ योर डिजीज़ और इलनेस फॉर गुड। हम पेशेंट की बेहतरी के लिए उसकी जो इलनेस है या डिजीज़ है उसको रिड ऑफ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं क्योर। अब केयर जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए, इलनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, रिड ऑफ हो जाए। अगर इलनेस रिड ऑफ ना भी हो तो उस टाइम हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। डाइंग पेशेंट के लिए भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योर का मतलब है कि उस बीमारी को ही ख़त्म कर दे। ए मेडिसिन आर थेरेपी दैट क्योर्स आर ट्रीट डिजीज़ आर रिलीव पेन। यानी किसी मेडिसिन के थ्रू या किसी थेरेपी, किसी इलाज के थ्रू हम क्या करते हैं,
हम क्योर करते हैं, हम उस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं या उस पेन को रिलीव करते हैं, तो ये क्योर कहलाती हैं। अब है थ्योरी। थ्योरी क्या है? थ्योरी इज़ ए फॉर्मल सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन एंड गाइड द प्रैक्टिसेस। यानी थ्योरी जो है वो एक फॉर्मल सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ है कि एक इंसान के इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें हमारे प्रैक्टिस को गाइड करती हैं और हमारे लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, तो इसको हम थ्योरी कहते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन। Disease prevention refer to deliberate action to halt or delay disease progression from one stage to the next. Disease prevention क्या है? Prevention means prevent करना, बचाना। तो disease से ख़ुद को बचाना ये क्या है? तो लिखा है कि disease prevention हम उसको कहते हैं कि हम deliberately चाहते हुए ऐसे actions करते हैं जिससे disease जो है वो रुक जाए। हाल्ट या डिले जो है वो रुकने को कहते हैं कि डिज़ीज़ जो है वो रुक जाए, उसकी प्रोग्रेशन ना हो, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक वो नहीं पहुंच सके, तो इसको हम कहते हैं डिज़ीज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। तो इनमें से जो फर्स्ट वन है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि एक डिज़ीज़ को रोकना ऑकरिंग से, कि एक डिज़ीज़ जो है वो पैदा ही ना हो, डिज़ीज़ है ही नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डिज़ीज़ पैदा ही ना हो, वो हमारी तरफ आए ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं। इम्यूनाइजेशन कहते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने को। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करना कैसे हम कर सकते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जब हम करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इम्यूनाइजेशन है, कि किसी बीमारी के लिए जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी पहले से, बीमारी के आने से पहले से ये कोशिश होती है कि वो बीमारी हमारी तरफ आए ही ना, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अब सेकेंड वन है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन है कि जिसमें बीमारी आई होती है और उस बीमारी को हम जल्दी से जाके टेस्ट वगैरह कराते हैं, लैब टेस्ट वगैरह कराते हैं और उसकी अर्ली डिटेक्शन करते हैं, यानी जल्दी से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, यानी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, भरपूर उसका इलाज करते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि वो बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन है कि जिसमें एक बीमारी आई है और उसके अर्ली डिटेक्शन के बाद भी वो जल्दी से ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि डिसेबिलिटी को हम लिमिट करें, यानी वो बीमारी जितनी ख़राबी काज कर रही है तो उसको हम थोड़ा सा लिमिट में रखें और जो फंक्शनिंग है उस इंसान की उस डिज़ीज़ के होते हुए तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उस डिज़ीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं टर्शरी प्रिवेंशन में? तो हम रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन कहते हैं कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसी फिजियोथेरेपी वगैरह कि जिसमें जो डिसेबिलिटी काज हो रही हैं तो वो उतना ना हो जितना वो बीमारी नॉर्मली विदाउट ट्रीटमेंट कर देती हैं, तो इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। के एक फंक्शन जो है वो ख़राब हुई है तो उसको हम दोबारा जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बेशक अगर हम उसको बिल्कुल नॉर्मल ना भी कर सके तो जितने हद तक पॉसिबल है उस हद तक हम कर सकेंगे, इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन है। हेल्थ प्रमोशन की डिफिनीशन लिखी है कि हेल्थ प्रमोशन इज़ अ नेम ऑफ स्ट्रेटजीज दैट इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम डिज़ाइन टू फोस्टर हेल्थियर लाइफ स्टाइल। यानी हेल्थ प्रमोशन मीन्स के हेल्थ को प्रमोट करना। हेल्थ प्रमोशन उन स्ट्रेटजीज़ को कहा जाता है, उन स्ट्रेटजीज़ कहते हैं हिकमत अमली को, कोशिशों को कहा जाता है कि जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्थ के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। अवेयरनेस डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लोगों को अवेयर करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में और लोगों को वो एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन। अब नर्सिंग से रिलेटेड कुछ रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसे कहते हैं? मेंटेनिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स इन देयर एप्रोप्रिएट एनाटॉमिकल पोजीशन।
अगर बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर, अप्रोप्रिएट एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर मेंटेन रखा जा रहा है तो उसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशंस आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 जो कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं जब आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो समझा दूँगी। ABC के किसे कहते हैं? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। कोई भी पेशेंट जब हम किसी भी पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो उसमें इन 3 चीज़ों को देखते हैं, उसकी ABC हम देखते हैं। एयरवे देखते हैं कि एयरवे उसका क्लियर है या नहीं, ब्रीथिंग देखते हैं कि वो सही तरीके से ब्रीथिंग नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली कर रहा है या नहीं, और उसकी सर्कुलेशन चेक करते हैं कि उसके बॉडी में सर्कुलेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? एनेस्थीसिया मीन्स एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। जो नॉर्मल सेंसेशन की एब्सेंस होती है इसको हम कहते हैं एनेस्थीसिया, यानी स्पेशली सेंसिटिविटी टू पेन के पेन की जो सेंसिटिविटी है उसको हम ख़त्म करते हैं। एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को अगर पेन दिया भी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरीज़ जब होती हैं तो उस दौरान पेशेंट एनेस्थीसिया की कंडीशन में होता है और उसको जब वो ब्लेड से कट लगाते हैं तो भी उसको पेन महसूस नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ नॉर्मल सेंसेशन। आप ये किस तरीके से करते हैं? तो इंड्यूस्ड बाय एन एनेस्थेटिक सब्सटेंस फॉर सर्जिकल पर्पस। सर्जिकल पर्पस के लिए, सर्जरी करने के लिए जो एनेस्थेटिक सब्सटेंस यानी एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं उनके थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें सेंसेशन की एब्सेंस हो जाती है, बंदा सेंस नहीं कर पाता। एनाटॉमी किसे कहते हैं? जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। एपनिया, जब स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन, यानी स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन मीन्स कि जो नॉर्मल इंसान खुद से सांस ले रहा होता है वो अगर एब्सेंट उसकी हो जाए तो इसको हम कहते हैं एपनिया। एनाबॉलिज्म जो है यह आप लोगों को पता है कि एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है कि जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर एक लिविंग मैटर में, तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंटीसेप्टिक क्या है कि जब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके ग्रोथ को जब हम स्टॉप करें या फिर हम उनको जो है ख़ास करके एंटीसेप्टिक मीन्स के नेसेसरीली किल्स देम, अगर उनको हम मार दें, उनके ग्रोथ को ख़त्म करें, उनको मार दें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो इसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। एनीयूरिया, यूरिन की आउटपुट जो है वो जब कम हो जाए 50 ml से, कि एक दिन में 50 ml से कम यूरिन अगर पास हो रही है तो इसको हम कहते हैं एनीयूरिया। एटेक्सिया, जब नॉर्मल मूवमेंट ना हो यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट जो है वो अगर इम्पेयर हो जाए, इंसान जो है वो हरकत नहीं कर सकता है तो इसको हम कहते हैं एटेक्सिया। एलर्जी, ये एक एबनॉर्मल बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अगर बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो एलर्जी शो होती है, इसको हम कहते हैं एलर्जी। एसेप्सिस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो कंटामिनेशन होती हैं उसको अगर हम प्रिवेंट करें तो इसको हम कहते हैं एसेप्सिस। ब्रेडिपनिया, अगर रेस्पायरेटरी रेट, आप लोगों को पता है कि रेस्पायरेटरी रेट कितनी नॉर्मल होती है? रेस्पायरेटरी रेट जो है वो 12 से लेके 20 तक नॉर्मल होती हैं। अब 12 से कम अगर हो जाए तो इसको हम कहेंगे ब्रेडिपनिया। ब्रेडिकार्डिया, जब हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो इसको हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। कि 60 to 100 नॉर्मल है, अगर 60 से कम है तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हार्ट रेट अगर कम है, पल्स, और अगर रिस्पायरेटरी रेट अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिपनिया। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, इट इज़ द प्रेशर दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द आयोर्टा। जब हार्ट ब्लड को पंप करके आयोर्टा में वो भेज देती है ब्लड को पंप करके, तो उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होती हैं ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। कैटाबॉलिज्म क्या है? तो एनाबॉलिज्म अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अभी कैटाबॉलिज्म को देख ले कि कम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ लिबरेटेड फॉर यूज़ इन वर्क, कि जिससे क्या होता है एनर्जी लिबरेटेड होती हैं और उसको हम फिर यूज़ करते हैं
एनर्जी स्टोरेज और हीट प्रोडक्शन, या फिर एनर्जी को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा हीट प्रोडक्शन होती है। मीन्स ये कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है कि जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है वर्क में यूज़ करने के लिए, या फिर एनर्जी स्टोर होती है, या फिर हीट प्रोडक्शन होती है। और इसमें होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड, के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की डिस्ट्रक्शन होकर सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, सिंपल कंपाउंड बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। साइनोसिस क्या है, जब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, और ये इसकी वजह होती है ऑक्सीजन की कमी। ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो स्किन भी ब्लू कलर का हो जाता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वो भी ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइनोज या साइनोसिस। डायस्टोली है, डायस्टोली जो है ये क्या है, और एक आगे हम पढ़ेंगे सिस्टोली के बारे में। तो ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये वही है। तो डायस्टोल जो है उसके बारे में आप देख लें कि टाइम बिटवीन कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और द वेंट्रिकल ड्यूरिंग विच ब्लड इंटर द रिलैक्स चैम्बर फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द लंग्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन और लंग्स से जब रिलैक्स चैम्बर में ब्लड जो है वो इंटर हो जाती हैं, और ये कब होती हैं, उस टाइम जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोली। डिप्लोपिया, डबल विजन को हम कहते हैं, जब चीज़ें डबल डबल नज़र आने लगे उसको हम कहते हैं डिप्लोपिया। डिस्काइनेसिया, जब एक इंसान जो है वॉलंटरी मूवमेंट सही तरीके से ना कर सके तो इसको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं। डिस्फेजिया, जब स्वालोइंग में तकलीफ़ होती हैं, सही तरीके से इंसान जो है वो चीज़ों को नहीं स्वालो कर सकता, तो इसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फोनिया यानी वॉइस का इम्पेयरमेंट, के सही तरीके से इंसान जो है उसके आवाज़ की क्वालिटी में या वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए तो इसको हम डिस्फोनिया कहते हैं। डिसइंफेक्ट, किसी चीज़ को पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल साफ़ करना, यानी जो जरासीम होते हैं उससे बिल्कुल साफ़ करने को हम कहते हैं डिसइंफेक्ट। डिसयूरिया, जब यूरिनेशन करते वक्त तकलीफ़ होती है, डिफ़िकल्टी होती है वॉइडिंग में, तो इसको हम कहते हैं डिसयूरिया। एम्पैथी, हम उस एबिलिटी को कहते हैं कि जिसमें हम, यानी इसको देख लिए डिफिनीशन को इसके, कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक डिफिनीशन लिखी गई है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड टू सम एक्सटेंट शेयर द इमोशंस, यानी इंसान की वो एबिलिटी कि उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर सके, जान सके और कुछ हद तक इमोशंस जो है वो शेयर कर सके। एंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अदर, किस चीज़ को जान सके, दूसरों के माइंड के स्टेट को, कि वो उनकी जहनी हालत कैसी है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। एंड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनस बिहेवियर, और किसी दूसरे बंदे के बिहेवियर जो है उसको वो जान सके कि उसकी इस बिहेवियर की वजह क्या है, उसके इस बिहेवियर की सिग्निफिकेंस कितनी है, तो इसको हम कहते हैं एम्पैथी। कि इसमें हम एक इंसान के मेंटल हालत को समझते हैं और उसको कुछ हद तक जो है वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ हमने एम्पैथी शो करनी होती है, हमने ये देखना होता है कि वो किस हालत से गुजर रहे हैं, और अगर उनकी ये बिहेवियर है भी तो वो किसी वजह से है, वो उनकी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, किसी वजह से है, वो बीमार है इस वजह से है। अगर वो गुस्सा भी करें हमारे ऊपर तो उस टाइम हमने एम्पैथी शो करनी होती है, हमें ये समझना होता है कि इनकी मेंटल हालत ऐसी है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो वो जो अंडरस्टैंड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। एथिक्स क्या है, जितने भी मॉरल वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स हैं उनके स्टडी को हम कहते हैं एथिक्स, यानी स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, काइंडनेस एंड जस्टिस, कि जिसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि हम खुद को सेल्फ डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकें, हम कैसे काइंडनेस शो कर सकें, और कैसे हम जस्टिस कर सकेंगे, इंसाफ कर सकेंगे, तो इसको हम कहते हैं एथिक्स। इटियोलॉजी हमने डिस्कस की भी हुई थी कि किसी डिजीज़ के काज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है इसको हम इटियोलॉजी कहते हैं। एन्यूरेसिस मीन्स के इनवॉलेंट्री वॉइडिंग, यानी स्लीप के दौरान इंसान सोते हुए इनवॉलेंट्रीली यूरिनेशन उसकी हो जाती है, वॉइडिंग हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एन्यूरेसिस, यानी ना चाहते हुए इनवॉलेंट्रीली। फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंटली वॉइडिंग हो रही है तो इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। हेमेचूरिया मीन्स के ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड है।
इसके अलावा हेमाटोमा मीन्स के किसी टिशू यानी किसी स्किन से या किसी टिशू से किसी ऑर्गन से ब्लड जो है ट्रॉमा की वजह से निकल के वो स्किन के अंदर आके एक जगह जमा हुआ है, तो इसको हम हेमाटोमा कहते हैं। इसकी पिक्चर आप लोग देख ले तो गूगल में आप लोग जान सकेंगे कि हेमाटोमा हम कौन सी कंडीशन को कहते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म इन विच ए पैरासाइट लीव्स एंड रिसीव्स नरिशमेंट, यानी होस्ट वो होता है कि जिसमें पैरासाइट जो है वो रहता है और उससे नरिशमेंट लेता है, तो इसको हम होस्ट कहते हैं। हाइजीन, जब हम क्लीनलीनेस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको हम हाइजीन कहते हैं। हाइपरकैल्सीमिया, एबनॉर्मल हाई लेवल कैल्शियम की जब ब्लड में आ जाती हैं तो इसको हम हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपरकेपनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की जब एबनॉर्मल एक्सेसिव लेवल होती है, हाई लेवल होती हैं, तो इसको हम हाइपरकेपनिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर जब हाई हो, इसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, जब लो बॉडी टेम्परेचर हो। हाइपर वेंटिलेशन, जब रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। हाइपो वेंटिलेशन, जब एबनॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल से कम हो, इसको हम शैलो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर कम हो। हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो, सेल्यूलर लेवल तक ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से अवेलेबल ना हो। ये साइनोसिस की वजह से हो सकती है, टेकिकार्डिया की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। हेजिटेंसी हम कहते हैं जब हम वॉइडिंग जो है वो इनिशिएट करने में हमें डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है, तो इसको हम कहते हैं हेजिटेंसी। इसके अलावा इन्फेक्शन यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री और उसके इंटर होने के बाद उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो है वो इंजर हो जाते हैं, तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन जो है वो किसी भी इंजरी, किसी भी इन्फेक्शन के लिए हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जिसमें रेडनेस होती हैं, स्वेलिंग होती हैं, पेन होती हैं, और इसके अलावा वो फंक्शन लेस हो जाता है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस यानी इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, के यूरिन पे जो है वो जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया है और इनवॉलंटरीली यूरिन लॉस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल या प्लांट जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज़ का हो, स्पेशली बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस वगैरह, तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मिक्सचुरेशन जो है वो वॉइडिंग को कहते हैं, यूरिनेशन को कहते हैं। मायोक्लोनस जो है वो अगर किसी सिंगल मसल की या ग्रुप ऑफ मसल की उसमें स्पाज़म आ जाती हैं, वो मैं कह सकती हूँ कि हार्डनेस आ जाती है, स्पाज़म कहते हैं हार्डनेस को, सख्त हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं मायोक्लोनस। न्यूरोपैथी हम कहते हैं जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ है, डिसऑर्डर है नर्वस सिस्टम के, उनको। नक्चूरिया हम कहते हैं अगर एट नाइट के दौरान अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है, तो उसको हम नक्चूरिया कहते हैं। ओलिग्यूरिया हम कहते हैं कि अगर एक दिन में 400 ml से कम यूरिन जो है वो यूरिन आउटपुट कम हो 400 ml से, तो इसको हम ओलिग्यूरिया कहते हैं। पल्स क्या है, तो द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टीरियल वाल अकरिंग विद ईच वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जब हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ साथ हमारे आर्टरीज़ के वाल जो है उसकी एक्सपेंडिंग हो रही होती है, एक्सपेंशन उसकी हो रही होती है, उसको हम पल्स कहते हैं। द पर्पस इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम दैट द हार्ट बीट पर मिनट, और पल्स से हम क्या चेक करते हैं कि एक मिनट में कितनी दफ़ा हमारी जो हार्ट है तो वो बीट कर रही होती हैं, एक मिनट के अंदर कितने दफ़ा, तो ये हम चेक करते हैं। पैथोजन क्या है, कोई भी जरासीम, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जिसकी वजह से डिजीज़ काज हो, इसको हम पैथोजन कहते हैं। पैथो मीन्स डिजीज़ और जेन मीन्स एजेंट, यानी कोई भी वो एजेंट जिसकी वजह से बीमारी काज हो। साइको सोशल किसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल, के एक इंसान के इंटेलेक्चुअल, उसकी जहनी, उसकी इमोशनल और उसकी सोशल कंपोनेंट्स, इनको मिला के हम कहते हैं साइको सोशल आस्पेक्ट। पायरेक्सिया या फीवर यानी बॉडी टेम्परेचर अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो इसको हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। पेरिस्थीसिया, जो टिंगलिंग और इस तरह सेंसेशन होती है कि नीडल से आपको कोई जो है वो नीडल जो है वो कोई आपके पाँव के ऊपर जो है वो उससे प्रिक कर रहा है, इस तरह की जो नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन होती हैं, इसको हम पेरिस्थीसिया कहते हैं।
प्लास्टिसिटी मीन्स के मस्कुलर हाइपोटोनिसिटी, के मसल्स में अगर ताकत ही ना हो, हाइपोटोनिसिटी हो, उसकी जो टोन है वो कम हो, तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्रोटीनूरिया हम कहते हैं कि जब यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। पोलियूरिया जब वॉल्यूम जो है वो यूरिन की इंक्रीज़ हो। रेस्पायरेशन आप लोगों को पता है कि वो प्रोसेस के जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे होते हैं। ROM किसे कहते हैं? रेंज ऑफ मोशन। सिंड्रोम किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ सिम्टम्स आर कंडीशन दैट अकर टुगेदर एंड सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डिजीज आर एन इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपिंग द डिजीज़। यानी बहुत सारे सिम्टम्स, सेट ऑफ सिम्टम्स या सेट ऑफ कंडीशंस जो कि इकट्ठे जो है वो अकर होते हैं और सजेस्ट कर रहे होते हैं कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कोई बीमारी डेवलप होने के चांसेस हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। अब देखें सिस्टोली की बात आ गई कि कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट ड्राइविंग ब्लड इनटू द aorta एंड पल्मोनरी आर्टरीज, द फर्स्ट हार्ट साउंड हियर्ड ऑन अस्कल्टेशन ड्यूरिंग द ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस्ड। यानी सिस्टोली जो है ये वो टाइम होती है कि जिसमें हार्ट कंट्रैक्ट हो रही होती हैं और ब्लड को आयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज़ में पुश कर रही होती हैं, तो इसको हम सिस्टोली कहते हैं। और वो जो डायस्टोली है उसमें क्या होता था? सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ रही होती थी। तो ये सिस्टोली और डायस्टोली है। और सिस्टोली के दौरान जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो हम अस्कल्टेशन के थ्रू सुन रहे होते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू। टेम्परेचर क्या है? बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस बाय द बॉडी। थेरापेटिक मीन्स के बेनिफिशियल, कि किसी मेडिकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? इलाज कर रहे होते हैं। किसी मेडिकेशन के जो हेल्पफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको के लिए भी हम थेरापेटिक लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू collection of similar cell that act together in the performance of a particular function। टेकिपनिया, अगर ब्रीथिंग रेट जो है वो 26 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो। अब देखिए हमने पढ़ा था ब्रेडिपनिया के बारे में, तो ब्रेडिपनिया का हमने कहा था कि अगर 12 से कम हो ब्रीदिंग रेट तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिपनिया। अब टेकिपनिया अगर 26 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो ब्रीदिंग रेट तो इसको हम कहते हैं टेकिपनिया। टेकिकार्डिया क्या है? एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ऑफ मोर देन 100 बीट पर मिनट। देखिए हमने पढ़ा था ब्रेडिकार्डिया के बारे में कि एबनॉर्मल हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। तो अगर 60 बीट पर मिनट से लेस हो हार्ट बीट तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो तो इसको हम कहते हैं टेकिकार्डिया। अर्जेंसी यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू वॉइड, कि बंदा जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वॉइडिंग की, यूरिन पास करने की, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं। वाइटल साइन, मेजरमेंट ऑफ क्लासिकल साइन ऑफ द बॉडी लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो ये 4 क्या है? वाइटल साइंस है कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन यानी ब्रीथिंग रेट जो हम चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और 5th वाइटल साइन जो है वो पेन है। Wound, any physical injury involving a break in the skin caused by an act or accident rather than a disease। वूंड हम उसको कहते हैं कि जिसमें स्किन में ब्रेक आ जाए और वो किसी एक्सीडेंट या किसी एक्ट की वजह से हो, किसी डिजीज़ की ना बल्कि किसी एक्सीडेंट या किसी एक्ट की वजह से, गिरने की वजह से या इस तरह, तो इसको हम वूंड कहते हैं। वेलनेस क्या है? हमने आगे भी इसकी डिफिनीशन पढ़ ली थी, ये रिपीट हुई है कि इट इज़ अ डायनेमिक स्टेट ऑफ हेल्थ इन विच एन इंडिविजुअल progresses toward a higher level of functioning to have a balance between the internal and external environment, कि उसने ये बैलेंस मेंटेन किया हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और कंटिन्यूसली उसकी प्रोग्रेशन हो रही है हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग की तरफ, तो उसको हम कहते हैं वेलनेस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं आज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर होगी तो उसमें हम रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह और नर्सिंग मैनेजमेंट का यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की और इस लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उनकी समझ आ गई हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर है या कोई सजेशन अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना सजेशन, अपना कन्फ्यूजन डाल लें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।